इन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज जो आप लोगों की जो परीक्षा होने वाली है कक्षा 10वीं हिंदी विषय का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रगड़ कर पूछता है, इसको आप जो है परीक्षा से पहले अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर दिया गया एक खंड क में अपठित गद्यांश और काव्यांश से जो है ये प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें दिया गया है पहला प्रश्न जो कि गद्यांश का है। कहता है कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं एक लाइन में आपको बताता हूं। देखिए आप लिखा है, स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, अपनी दूसरों पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। तो इसको जो है ना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्वावलंबन का अर्थ होता है। तो स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना, यानी कि अपना सहारा जो है खुद बनना। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि परावलंबी कैसे लोग होते हैं। तो परावलंबी जो होते हैं वो दूसरों पर आश्रित लोग होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, परावलंबी का अर्थ ही होता है दूसरों पर आश्रित होना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल तीसरा नंबर है कि परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आश्रय देने वाले लोगों के अधीन रह जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर। अगला सवाल है चौथा नंबर कि दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ करते हैं। तो कौन जो है समझ करते हैं बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आत्मनिर्भर व्यक्ति जो है समझ करते हैं। ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल अपठित काव्यांश है। देखिए यहाँ पे जो है जो कविता जो दी गई है, देखकर बाधा विधि बहु विघ्न घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं। तो इसको ना आप कॉपी में नोट करके इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला इसका क्वेश्चन दिया गया काव्यांश का, दिया है कि पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना काव्यांश में जो है ये जो है जो बाधाओं से घबराते नहीं, उसको लेकर यहाँ पे संकेत किया गया है कि वो बाधाओं में भी निडर होकर जो है अपनी समस्याओं को खुद जो है सुलझाते हैं, समस्या को समझते हैं। तो इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट करके रिविजन कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि दुख आने पर कौन घबराते हैं। तो दुख आने पर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेहनत नहीं करते हैं वही घबराते। तो ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि समय आने पर परिश्रमी लोग किस पर सामना कर लेते हैं। तो किस का सामना कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब समय आ जाता है तो परिश्रमी लोग, जो मेहनती लोग हैं, वो किसका सामना करते हैं। तो दोस्तों तो उसका जो है वो शेर का सामना कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, शेर का। तो यहाँ पे शेर का जो अर्थ है ना, तो वो हो जाएगा जो कठिन प्रॉब्लम है उसको, यानी कि जो हार्ड प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको लेकर यहाँ पे शेर का निर्देश दिया गया है, इंडिकेट किया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 8वां नंबर है कि लोहे के चने दबाना, लोहे के चने दबाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिनाइयों को झेलना। ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि आपका व्यवहारिक व्याकरण से दी गई है, जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इनमें से किस वाच्य में सकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया क्या कि ये सकर्मक क्रिया क्या होता है, आकर्मक क्रिया क्या होता है। ठीक है, और अनाकार्ती शब्द हो गया, तो ये सभी मैंने आपको बताया था। मिश्र वाक्य भी क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और भाववाच्य भी क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो सारा चीज मैंने देखिए यहाँ पे बताया। ग्रामर में आपका A to Z जो आपका एक भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर सवाल जो दिया गया कि सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया जो है सोहन देर तक सोता है, ये जो है सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया बच्ची सो रही है, तो ये जो है अकर्मक क्रिया जो है प्रयुक्त किया गया है या की जा रही है। तो ऑप्शन 1 सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इमली। इमली क्या है, ये आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला शब्द है यथाशक्ति, कौन सा समास है। तो यथाशक्ति जो है वो अवयवी भाव समास है। ऑप्शन 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जिस समास के ऊपर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वहां कौन सा समास होता है। तो दोस्तों वह जो होगा ना तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है। तो बच्चों ये जो होगा ये कर्मधारण समास का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया 15 नंबर की जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार
आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, तो ये जो है मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जो अवयव दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करती है वह अवयव कहलाती है। देखिए ये जो सवाल है ना काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं सम्मुच्य बोधक, सम्मुच्य बोधक। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका जो है सटीक आंसर होगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि कृत्यवाचक के वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है, तो कार्य की क्या होती है, तो कार्य की जो है यह प्रधानता होती है। तो ऑप्शन 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर है कि लड़कियां सो रही है, लड़कियां सो रही है, इस वाक्य में कौन सा भेद है, तो दोस्तों यह जो है कृत्यवाच्य है। ठीक है, यहाँ पे कृत्यवाच्य यहाँ पे भेद बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 19 नंबर है कि वह फसल खरीदने के लिए बाजार गया, कैसा वाक्य है, तो दोस्तों यह जो है सरल वाक्य है। ठीक है, याद रखेंगे ये सरल वाक्य है, ऑप्शन 1। अगला सवाल है कि अनैकार्तिक शब्द का कौन सा शब्द है, तो अनैकार्तिक शब्द का कौन सा अर्थ होगा, दोस्तों ये कुल जो होगा ये क्या है, ये शब्द होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर है कि किस समास में संख्यात्मक शब्द होता है, तो दोस्तों द्विगु समास में जो है संख्यात्मक शब्द होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल आपका जो है पठित गद्यांश से दी गई है, जिसमें आप देख सकते दिया गया है पान वाले चैप्टर से, नेताजी के चश्मा से दिया गया कि पान वाले के खुद में मुंह पान ठुसा हुआ था जब एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वे आंखें ही आंखें में हंसा, यानी आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तो थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है, हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तो ये जो है ना इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, और इसी गद्यांश का अनुरूप आपका जो और एक गद्यांश जो है इसी का, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि वही आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया इसका कि पान वाले के मुंह में क्या ठुसा था, तो देखिए यह जो है पान ठुसा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सटीक आंसर होगा। पान वाला जो है कैसा आदमी है, तो पान वाला जो है काला मोटा और खुशमिजाज आदमी है, तो ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 24 नंबर देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया कि फादर को, यहाँ गद्यांश से दी गई है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। तो इसको ना आप वीडियो को स्किप करके पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना पहला प्रश्न दिया गया 24 नंबर की, फादर से बात करना कैसा लगता है, तो फादर से बात करना जो है यह क्रम संकल्प से भरना लगता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सटीक आंसर होगा। अगला है फादर की उपस्थिति उत्सव और संस्कार में किस रूप में होती है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बड़े भाई और पुरोहित के समान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल पठित काव्यांश से है, फसल क्या है, ये फसल चैप्टर से ली गई है। ठीक है, इसको भी आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे इसका क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दिया गया है कि फसल किसका जादू है, तो फसल जो है बच्चों ये किसका जादू है, तो यह हो जाएगा नदियों के पानी का जादू है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला है फसल किसका रूपांतरण है, तो फसल जो है ये सूरज के किरणों का रूपांतरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर सही उत्तर को चुनें, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बादल वाला दिया गया है, बादल घर जो घेर घेर घोर गमन धराधर हो, ललित ललित काली घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उन पर कवि नवजीवन वाले। तो इसको ना आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है बादल को जो है ना कवि जो है काले घुंघराले बालों की समान यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सवाल दिया गया है कि वर्ज छिपा, ठीक है, वर्ज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो दोस्तों यह कविता जो है किससे ली गई है, जल्दी से कमेंट करें क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया था यह जो होगा उत्साह कविता से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि घेर घेर गमन में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुप्रास, ठीक है, अलंकार प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न जो है 30 नंबर दिया कि बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे, तो बाल गोविंद भगत जो है यह कबीरदास को साहब कहते थे, किसको, कबीरदास को। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन 2। अगला सवाल दिया गया कि परिमल क्या है, तो परिमल क्या है बच्चों, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है
परिमल क्या होता है, परिमल किसे कहते हैं? तो दोस्तों यह होता है ना साहित्यिक संस्था है, ठीक है, ये क्या है, साहित्यिक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 32 नंबर दिया गया है कि मधुर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो मधुर शब्द का प्रयोग जो है भौरों के लिए हुआ है, ठीक है, भौरों के लिए। समझते हैं ना भौरा कौन किस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लड़की में किसकी क्षमता नहीं है? तो लड़की में जो है ये दोस्तों दुख को पहचानने की क्षमता नहीं है। ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? तो जॉर्ज पंचम की नाक के कहानी का लेखक है कमलेश्वर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा, कमलेश्वर, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया है कि लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते हैं या जाते थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर काठ का घोड़ा, ठीक है, याद रखेंगे, काठ का घोड़ा लेकर खेलने जाते थे, ठीक है, ऑप्शन 4। अगला सवाल दिया है रंगीन पताकाएं, ठीक है, रंगीन पताकाएं किसका प्रतीक है? तो रंगीन पताकाएं जो है ये दोस्तों शुभ कार्य का प्रतीक है। तो ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बच्चे किस व्यक्ति को चिढ़ाते थे या चिढ़ाते हैं? तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा मूसन तिवारी को, ठीक किया जाए, इसको याद रखिए, मूसन तिवारी को जो है चिढ़ाते हैं बच्चे, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि लेखिका के पिता सबसे पहले कहाँ अध्यापक थे? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंदौर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खां सजदे में खुदा से क्या मांगते थे? तो दोस्तों इसमें उन्होंने क्या मांगा था कि सुर की तसीर हो, ठीक है, सुर की तासीर हो, यही दुआ से मांगते थे, ठीक है। वो धन दौलत नहीं मांगते थे, भुजाओं की ताकत नहीं मांगते थे या भौव नहीं मांगते थे, लेकिन वो खुदा से मांगते थे कि सुर में मेरी तसार हो, सुर की पहचान हो, इसलिए वही जो है सिर्फ दुआ से मांगते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि नील पक्षी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील पक्षी पुस्तक के लेखक है, देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं उसको परीक्षा से पहले रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस सभी के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग जो है इसको भूल कर भी स्किप ना करें और इसको आप लोग जो है पूरा अंत तक देख लीजिए, ठीक।